ट्यूबरकुलोसिस, इनकी टीबी, तपेदिक, इसको तपेदिक बोलते हैं या क्षय रोग बोलते हैं, दोनों नाम से हम जानते हैं। टीबी क्या होती है कि टीबी एक दीर्घकालीन संक्रामक रोग है, इनकी एक लंबे समय तक चलने वाला संक्रामक रोग है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा होता है। इसका जो कारक है वो कौन सा है, वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये इम्पोर्टेंट होता है। यह मुख्यतः फेफड़ों को प्रभावित करता है, यानी कि जो ये बैक्टीरिया है, जो माइकोबैक्टीरिया है, ये फेफड़ों को प्रभावित करता है, इसलिए इसे फेनोमेनरी ट्यूबरकुलोसिस भी कहा जाता है। यानी कि फेलोमनरी यानी कि फेफड़ों से रिलेटेड शब्द है ये, तो इसे ये भी कहते हैं। पल्मोनरी टीबी 95%, यानी कि जो पल्मोनरी जो टीबी होती है वो 95% होती है, ठीक है। यानी कि अधिकतर भाग पल्मोनरी ही इफेक्ट करता है इसको। टीबी के अन्य प्रकार, यानी कि अन्य कहाँ कहाँ हो सकती है, तो ब्रेन टीबी हो सकती है, बोन टीबी हो सकती है, इंटेस्टाइन टीबी हो सकती है, इनकी आंतों की टीबी हो सकती है, स्किन की टीबी हो सकती है, लिम्फ ग्लैंड की टीबी हो सकती है। ये तो कोई 5% का रेयर केस होते हैं, लेकिन पल्मोनरी जो टीबी होती है वो 95% होती है, ठीक है। यानी कि जो फेफड़ों के इफेक्ट संक्रमण बढ़ता है वो 95% होता है। फिर कोज आता है इसका, कोज हमने पहले बता ही दिया। कोज इसका आता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि ये एक बैक्टीरिया है, जो माइको है वो एक बैक्टीरिया है, इनकी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसका कोज होता है। फिर हमारा आता है स्थानांतरण के प्रकार, यानी कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो ये क्या होगा, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, यानी कि बिंदुक संक्रमण ये होता है, खांसने, छींकने, बोलने, थूक के वगैरह, तो ये फैलता है। फिर इंक्यूबेशन पीरियड, इनका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, इनकी उद्भवन अवधि क्या होती है, 3 से 6 वीक से होती है, ठीक है। यानी कि 21-42 डेज होती है, 21 से 42 डे होते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड्स मतलब क्या होता है कि जब कोई बीमारी हमें संक्रमण जगह अंदर प्रवेश कर जाता है बॉडी में, तो वह बीमारी के लक्षण प्रकट करे तब तक का वो समय, बीच के समय होता है, वो इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। फिर साइन सिम्टम क्या होंगे इसके, माइल्ड फीवर, यानी कि हल्का फीवर आएगा, और श्वसन में तकलीफ होगी, क्योंकि लंग्स से रिलेटेड है तो श्वसन में तकलीफ होगी। फिर कफ आएगा, खांसी के साथ थकावट हो जाएगी भी, हृदय की धड़कन तेज हो जाएगी, विजनिंग, वजन में कमी, सीने में दर्द होगा, रात्रि में पसीना आएगा, शाम में बुखार अधिक आना, बलगम, इनके जो रिलेटेड है तो बलगम, खांसी के साथ खून आना, लिम्फ ग्रंथि, इसका मेन इंपॉर्टेंट होता है कि तब पता चल जाता है खांसी के साथ खून आना, ठीक है, मेन ज़्यादा ये होता है इसका। अगला आता है संक्रमण के स्रोत, ठीक है, यानी कि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन में 2 तरह के होंगे, स्वयं पेशेंट होगा 95%, तो इनकी ये बिंदुक संक्रमण है, और मोवाइन यानी कि मवेशी 5% मवेशी हो गया, ठीक है, यानी कि किसी जानवर की वजह से, उनके सेवन की वजह से वगैरह हो जाएगा, लेकिन पेशेंट स्वयं होता है 95%। फिर रिस्क फैक्टर क्या होंगे इसके रिस्क फैक्टर होंगे गरीबी के कारण इलाज न हो पाना, तो इससे रिस्क हो जाएगा। माल न्यूट्रिशन, कुपोषण कारण भीड़ भाड़ की जगह है वहाँ ज़्यादा फैलेगा। लेक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की कमी, यानी कि टीबी के बारे में हमें पता ही नहीं चलेगा, तो शिक्षा हम फिर इलाज हम नहीं करा पाएंगे। फिर व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान न देना, ठीक है, अपने स्वच्छ पर्सनल हाइजीन न रख पाना। फिर हमारा आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या होगा, बीसीजी का टिक्का लगवाई, ठीक है, ट्रीटमेंट में आएगा बीसीजी का टिक्का लगवाना। डोट्स, इसकी एक, जब ये टीबी हमारा जब ट्रीटमेंट चलता है तो बीसीजी का टिक्का तो लगवाएंगे हम, यानी कि ताकि ड्रॉप हो जाए, लेकिन जब हो जाती है, जब हमारा ट्रीटमेंट चलता है तो उसके अंदर डोट्स नाम से, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट इन शॉर्ट कोर्स 1993 में ये चालू किया गया था, ठीक है। यह RNTCP के तहत चलाया गया था, यानी कि रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। इसने ये चलाया था कि भाई पेशेंट को हम डायरेक्ट ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, दवाइयों से ऑब्जर्व देंगे, खुद से देंगे। डोट्स ट्रीटमेंट 2 फेज में दिया जाता है, इनकी 2 फेज में दिया जाता है, एक तो होता है इंटेंसिव फेज और एक होता है कंटिन्यूटिव फेज।
यानी कि 2 प्रकार से होगा भाई। एक तो हम स्वयं अपने सामने देंगे, दूसरा हम पेशेंट को एक डोज तो सामने देंगे और बाकी का कोर्स हम घर पे लेने के लिए बोल देंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन से में हम स्वयं सामने देंगे और कौन से में डोज हम घर के लिए देंगे। देखो, इंटेंसिव जो फेज होती है इसमें नर्स या डॉक्टर, जो भी नर्स है या डॉक्टर है वो स्वयं देंगे मरीज को दवा, ठीक है, अपने सामने देंगे। और ये कोर्स चलेगा 6 से 9 मंथ तक दिया जाता है। 6 से 9 मंथ तक नर्स या डॉक्टर कोई भी हो उस पेशेंट को अपने सामने दवा देकर जब भी देनी होगी, ठीक है। कंटिन्यूटिव फेज में क्या होगा कि फर्स्ट डोज जो होती है ना वो तो स्वयं देंगे, यानी कि फर्स्ट डोज तो डॉक्टर या नर्स जो भी है वो अपने सामने देगा, फिर 1 वीक की दवा पेशेंट को दे देंगे, वो स्वयं लेकर लेगा फिर, ठीक है। 1 वीक की डोज हम बता देंगे पेशेंट को कि हाँ ये आप ऐसे लेना है। ये कोर्स चलता है 18 मंथ तक दिया जाता है, ठीक है, 18 मंथ तक ऐसे ये चलता है। डोट्स में 5 ड्रग चलती हैं यदि लंग्स इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाए तो। इनकी डोट्स में हम 5 ड्रग्स चलाएंगे अगर लंग्स में इन्फेक्शन ज़्यादा है, डोज ट्रीटमेंट की ज़्यादा आवश्यकता है तो क्यूट गोनरी एंटीबायोटिक चला दी जाती है, ठीक है। अगर ज़्यादा इन्फेक्शन है तो ये टैबलेट चला दी जाती है, वरना हमारी 5 ड्रग्स ही चलती है। तो इस 5 ड्रग्स का नाम कौन कौन सा है देखो, रिफैप्सिन, एथेम्ब्यूटेनॉल, रिफैप्सिन, एथाम्ब्यूटोल, आइसोनाइज्ड, पैराजीनामाइड और स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो ये 5 प्रकार की चलती हैं। जो एक क्वेश्चन आता है कि भाई रिफैप्सिन दवा देने के कारण मूत्र का रंग कैसा हो जाता है, या फिर नारंगी रंग का मूत्र क्यों, कौन सी दवा के कारण हो जाता है, तो ये रिफैप्सिन दवा है, इसके कारण मूत्र का रंग नारंगी हो जाता है, ठीक है। सेकंड क्यूट गोनरी एंटीबायोटिक, यानी कि सेकंड क्यूट एंटीबायोटिक, यानी कि इनकी जगह अगर इनमें से स्टॉक में इनमें से कोई सी दवा ख़त्म हो जाए तो इनकी जगह ये दवा देंगे फिर एरिथ्रोमाइसिन, एपिसिलिन, एमोसिलिन और एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है, ये देंगे। देखो एक क्वेश्चन भी दिया है कि ऐसी कौन सी दवा है जिसका सेवन करने से व्यक्ति नारंगी रंग का मूत्र उत्सर्जित करता है, तो ये आता है रिफैप्सिन, ठीक है। अब जो हमारी ये जो रिफैप्सिन और एथाब्यूटोल, आइसोनाइज्ड, पैराजीनामाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो 500 ड्रग्स हैं, इनको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि भाई कौन सी डोज कब और कितनी मात्रा में दी जाती है और इनके देने से क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं।